बच्चों, आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर का चौथा भाग पढ़ेंगे। इससे पहले के 3 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसको आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, उसका लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर उसको देख लीजिए ताकि ये वाले जो भाग है ये आपको समझ में आए। तो हम लोग तीसरे भाग में पढ़ रहे थे गैसों के द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव। ठीक है, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हेनरी का नियम पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं गैसों की द्रव में विलेयता पर ताप क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो गैसों की द्रव में विलेयता है, जैसे मान लीजिए कि कोई तो किसी भी अगर कोई द्रव है, ठीक है, उसमें कोई गैस अगर हम लोग बोल रहे हैं, तो जब भी हम लोग उसका ताप अगर बढ़ाते हैं, उस गैस की जो विलेयता है वो कम हो जाती है। इसको समझने के लिए अगर हम समझना चाहें तो इसको जो ये विलीनीकरण की गैसों का द्रव में धुएं की जो विलीनीकरण की प्रक्रिया है, इसको अगर हम इसको संघनन के समान समझा जाता है, समझा जा सकता है संघनन। अब संघनन में क्या होता है कि गैस के मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो उनका जो है ऊर्जा जो है, ठीक, वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, पूरा उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। जब ये गैस के द्रव के अंदर आते हैं तो इनकी जो ऊर्जा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वो लॉस होती है, ठीक है, लॉस होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इस द्रव का जो ताप है, ठीक है, वो द्रव का जो यहाँ पे जब एनर्जी लॉस होगी तो द्रव का ताप जो है ऑलरेडी जो मतलब बढ़ने लगता है, ठीक। और मतलब इसको हम कह सकते हैं कि यह एक ऊष्मा क्षैतिज प्रक्रिया होती है, जिसमें ऊर्जा जो है ना वो मुक्त होती है, ठीक। तो अगर हम ताप बढ़ाने लगे, ठीक है, उसमें ऊष्मा क्षैतिज प्रक्रिया, इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। अगर हम ताप बढ़ाने लगे तो फिर क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है, गैस के मॉलिक्यूल जो द्रव में आ रहे हैं, ठीक है, इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी और वो विलयन से पलायन कर जाएंगे, ठीक। तो इस तरह से गैसों की द्रव में विलेयता पे ताप का प्रभाव हम समझ सकते हैं कि ताप बढ़ाने से जो भी गैस है उनकी द्रव में विलेयता जो है वो घटती जाती है। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि अगर किसी पानी है, कोई शुद्ध पानी है, उसमें कोई मछली है और वो जिंदा रहती है, जबकि अगर उस पानी को हम लोग थोड़ा सा अगर टेम्परेचर उसका हाई कर दें पानी का, मछली मर जाती है। तो उसका वही कारण है कि उसमें ऑक्सीजन कम होने लगता है पहले के अपेक्षा, ठीक। तो विलीनीकरण की प्रक्रिया क्योंकि गतिशाम की अवस्था में होती है, ठीक है, तो इसे लास्ट नियम का पालन करना चाहिए। और चूंकि अभी हम लोगों ने देखा यहाँ की ऊर्जा मुक्त होती है, अर्थात जो गैसों के द्रव में विलेयता वो ऊष्मा क्षैतिज प्रक्रिया है, इसलिए ताप बढ़ने पर विलेयता जो है वो घटनी चाहिए, ठीक। हमने पहले ही कहा था घटनी चाहिए, इसलिए ताप गैसों के द्रव में विलेयता पे ताप का जो प्रभाव, ताप अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो किसी भी गैस की जो विलेयता है द्रव में वो घटती जाती है, ठीक। ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। तो उससे पहले समझ लेते हैं कि ये वाष्प दाब क्या चीज है, इसको इंग्लिश में वेपर प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये एक द्रव है, ठीक, एक द्रव है, कोई प्योर द्रव है, कोई भी चीज ले सकते हैं लोग, एक शुद्ध द्रव, ठीक है, एक शुद्ध द्रव है और ये वाष्पशील। कैसा है? वाष्पशील। तो जैसे ही हम इसको उसमें रखेंगे ग्लास में, बीकर में, तो इसमें से क्या होने लगेगा, वाष्प बन के निकलने लगेगा। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, एक पिस्टन लगा दिया कि गैस के मॉलिक्यूल जो है वो बाहर नहीं जा सकते। अब क्या होगा, इस गैस के ये जो द्रव है इसमें से जो उसके अणु हैं वो गैस अवस्था में जाएंगे, ठीक है। फिर गैस अवस्था में जाने के बाद चूंकि बाहर हुआ है,
ठीक है। तो चक्कर करते हुए तो गति करते हुए और फिर आकर के इसकी सतह पर फिर से टकराएंगे और फिर उसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक ये सामने स्थापित नहीं हो जाएगा, ठीक। अब हम समझते हैं कि जब गैस के मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, फिर जाकर के क्या कर रहे हैं कि वो अपनी ही द्रव अवस्था पे क्या लगा रहे हैं, दाब लगा रहे हैं, ठीक। कि एक द्रव के वाष्प का अणु है जो उसी द्रव की सतह पर दाब लगा रहा है, इस दाब को कहते हैं वाष्प दाब। क्लियर? वाष्प दाब। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे चूंकि एक ही विलयन है, इस विलयन का जो भी वाष्प दाब होगा इस एक ही यह अवयव है, इस अवस्था में जो भी वाष्प दाब होगा वो केवल इस अवयव का वाष्प दाब होगा, ठीक। क्योंकि विलयन की सतह पे केवल इसके अणु रहेंगे और इसके अणु बाहर जाएंगे और इसके अणु विलयन की सतह विलयन में फिर और अवयव में फिर प्रवेश करेंगे द्रव, ठीक। यहाँ पे जो भी वाष्प दाब होगा वो केवल इसका होगा, ठीक। अब हम आगे समझने की करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास, ठीक है, तो ये हो गया वाष्प दाब। अब हम लोग पढ़ेंगे द्रव विलयन का वाष्प दाब। ऐसे विलयन के बारे में पढ़ेंगे जिसका विलायक भी कोई द्रव होगा और विलय भी कोई द्रव ही रहेगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो पहले अगर हम लोगों ने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे क्या देखा कि जो भी वाष्प दाब था वो क्योंकि ये जो अवयव था ये शुद्ध था, इस अवस्था में जो भी वाष्प दाब रहा होगा ये किसका शुद्ध वाष्प दाब होगा। अब इसमें अगर हम लोगों ने मिला दिया कोई दूसरा अवयव मिला दिया, ठीक है, कोई दूसरा वाष्पशील अणु मिला दिया, वाष्पशील द्रव मिला दिया, अब क्या होगा कि इस विलयन में दोनों के कण जो है पूरी तरह से फैले रहेंगे और जो सतह के मॉलिक्यूल है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो पहले हमारा था अवयव उसके भी अणु आ जाएंगे और जो हमने दोबारा जो हमने विलय उसमें डाला वाष्पशील विलय उसके भी अणु जो है सतह पर आ जाएंगे। अब इस स्थिति में क्या होगा कि जो पहले जो अवयव के कण बाहर निकल रहे थे, ठीक है, जितना भी निकल रहे थे अब वो उतना नहीं निकल पाएंगे। क्यों? क्योंकि विलयन की सतह पर अब जो है दूसरे अवयव के भी कण आ चुके हैं, ठीक है। तो इस अवस्था में क्या होगा कि जो पहला द्रव, ठीक है, जो पहला द्रव था जो शुद्ध रूप प्योर फॉर्म में था उसका वाष्प दाब जो है पहले की तुलना में कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा अवयव हमने मिलाया है वो पहले वाले अवयव के कण निकल रहे थे जितना उतना वो नहीं निकल पाएंगे, उसके सतह पर ये दूसरे द्रव के भी अवयव दूसरे द्रव के कण जो है वो आ जाएंगे, ठीक। तो अगर हमने मान लिया कि वाष्प द्रवों का द्विअंगी विलयन है, ठीक है, द्विअंगी विलयन में ये जो नीला है इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये अवयव 1 है, ठीक है, और ये जो पीला कलर दिख रहा है इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये अवयव 2, ठीक है। इसको जब एक बंद पात्र में हम लोग लेते हैं, बंद पात्र में अगर लेंगे तो दोनों के अवयव जो है वो वाष्पीकृत होंगे और फिर उसमें से कुछ विलयन ले जाएंगे और ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक कि वाष्प प्रावस्था और द्रव प्रावस्था के मध्य एक साम्य स्थापित नहीं हो जाएगा। ऐसा चलता रहेगा कि जो विलयन में कण है दोनों अवयवों के बाहर निकलेंगे फिर अंदर जाएंगे फिर बाहर निकलेंगे, ऐसे चलता रहेगा जब तक कि साम्य स्थापित ना हो जाए कि जितने मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे उतने मॉलिक्यूल कण उतने ही अंदर जा रहे हैं, ठीक। अब मान लिया कि इस अवस्था में जो प्रेशर था इसका, ठीक है, इस विलयन का जो प्रेशर था वो P कुल था, ठीक, P कुल टोटल प्रेशर उसका था और अवयव 1 और 2 के आंशिक दाब जो थे वो P1 और P2, ठीक है। अवयव 1 का जो वाष्प दाब था वो P1 था, अवयव 2 का जो वाष्प दाब था वो P2 था, ठीक है। अब अवयव 1 और अवयव के मूल अंश बीच अंतर मानेंगे कि इसका x1 था और इसका x2 था, ठीक है।
तब इस स्थिति में क्या होगा कि कोई फ्रेंच रसायन जिनका फ्रांसिस मार्टी राउल्ट नाम था 1886 में, ठीक है, उन्होंने वाष्प दाब जो दो आश्रित द्रवों के जो वाष्प दाब है और उनके मोल अंश है, इनके बीच में एक संबंध दिया जिसे राउल्ट का नियम कहा जाता है या राउल्ट नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में, ठीक है, वाष्पशील द्रवों के विलयन में, ये वाष्पशील द्रवों का विलयन है जिसमें दो अवयव जो है विलेय और विलायक दोनों वाष्पशील, ठीक है। अवयव का जो आंशिक दाब होता है वो विलयन में उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। सिंपल सा बात है, जैसे हम पहले देख रहे थे कि जब हम लोग ने मिलाया रहेगा तो जितना वाष्प दाब था वो केवल शुद्ध अवयव का था। अब जैसे हमने इसमें दूसरा मिला दिया, पहले वाले का वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि सतह पर दूसरे वाले अवयव के भी मॉलिक्यूल चले आए, अब पहले वाले अवयव के मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और जब बाहर नहीं निकल पाएंगे तो टकराएंगे, तो जो वाष्प दाब था चूंकि टकराने जितने टकरा रहे थे वही वाष्प दाब था, तो कम अणु टकराएंगे तो उनका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सिंपल सा ये है कि जितना ज्यादा अवयव एक के अणु रहेंगे उसका जो वाष्प दाब है वो उतना ही ज्यादा रहेगा। तो यहाँ जो मतलब सांद्रता है जिसको हम लोगों ने व्यक्त किया है मूल अंश में, तो ये राउल्ट का नियम कहता है कि वास्तविक द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का जो आंशिक दाब है वो विलयन में उपस्थित उसके मूल अंश के समानुपाती होता है, ठीक। अगर इस हिसाब से देखें तो अवयव एक के लिए क्या हो जाएगा, अवयव एक के लिए कि P1 प्रोपोर्शनल टू या समानुपाती या समान हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे समानुपाती का सिंबल हटाएंगे, यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग को एक कांस्टेंट देना होगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट हम P1 इज इक्वल टू P01 इनटू x1। P1 क्या है, तो अभी हम जब शुद्ध अवस्था में जो इसका वाष्प दाब था वो है P01, ठीक है। जहाँ P01 अवयव एक का शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब था वो है, ठीक। अब इसी तरह अवयव दो के लिए हो जाएगा कि P2 इज इक्वल टू P02 इनटू x2, ठीक। अवयव एक का वाष्प दाब हम इससे देंगे, उसका जो आंशिक दाब है अवयव दो का आंशिक दाब देंगे P2 इज इक्वल टू P02 इनटू x2, ये राउल्ट के नियम के अनुसार। अब अगर हम लोग बात करें तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार कि बंद पात्र में विलयन अवस्था का जो कुल टोटल प्रेशर होता है, टोटल जो दाब होता है वो विलयन के अवयवों के आंशिक दाब के जोड़ के बराबर होता है। यानी इनके नियमानुसार जो टोटल प्रेशर था वो जो अवयव के जो आंशिक दाब थे, अवयव एक का आंशिक दाब 1 था, अवयव दो का आंशिक दाब 2 था, P2 था, इसके योग के बराबर होगा, ये डाल्टन के आंशिक दाब नियमानुसार, ठीक है। तो ये हो गया P1 इक्वल टू P1 प्लस P2। अब अगर हम लोग देखें P1 और P2 की वैल्यू अगर रख दे तो हो जाएगा P1 इज इक्वल टू P01 इनटू x1 प्लस P02 इनटू x2। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन बनता है उसमें दोनों का जो दोनों के मूल अंश का जो योग होता है वो होता है 1, ठीक है, वो होता है 1। अब अगर हम लोग यहाँ पे x1 की वैल्यू निकालना चाहें तो x1 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग x1 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखें 1, इसको उधर जाएंगे माइनस x2, यानी x1 की जगह पे हम लोग 1 से 1 माइनस x2 रख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने रख दिया x1 की जगह 1 माइनस x2 इनटू P01 प्लस P02 इनटू x2, ठीक। इसका गुणा इसमें हमने कर दिया, इसका जब गुणा हमने किया तो ये आ गया P1 इज इक्वल टू P01 प्लस P0, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे इसका गुणा किया तो हो गया P01 माइनस P01 इनटू x2 प्लस P02 इनटू x2। अब इन दोनों को इसको इधर लिख लेते हैं, इसको उधर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा P01 प्लस P02 माइनस P01 इनटू P02 इनटू x2 माइनस P01 इनटू x1। और यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन ले लें प्लस यहाँ पे कॉमन ले लें तो P02, तो यहाँ
पे हम लोग कॉमन ले लें तो x2, तो यहाँ पे जाएगा x2 इज इक्वल टू P02 माइनस P01, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि P इज इक्वल टू P01 प्लस P02 माइनस P01 इंटू x2। क्लियर? तो ये हो गया टोटल प्रेशर, जो बिलियन का टोटल प्रेशर होगा, तो वास्तविक अवयवों के बिलियन का जो टोटल प्रेशर होगा P इक्वल हो जाएगा P01 प्लस P02 माइनस P01 इंटू x2। ठीक, अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो x1 था, मान लेते हैं कि यहाँ पे जब हम लोगों ने मिलाया नहीं था तो P0 का कंसंट्रेशन इतना था, और इस में इसका प्रेशर जो था वो था P02, और फिर इसी तरह x1 था, जब हमने मिलाया नहीं था तो इसका प्रेशर था P01। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोगों ने मिलाना शुरू किया, इन दोनों की जो सांद्रता है वो कम होती गई। ठीक है, जैसे यहाँ पे P01 था, इसका वाष्प दाब जो है, जब इसका मोल अंश कम होता गया, इसका वाष्प दाब भी कम होता गया, और जहाँ पे x1 जीरो हो गया, मतलब उसमें x1 बचा ही नहीं, वहाँ पे टोटल जो प्रेशर था वो उसका था। इसी तरह इसका भी, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ये है हमारा P1 और ये P2, और ये जो लाइन आ रही है ये हमारा दिखा है P टोटल। ठीक है, P1 यानी P1 प्लस P2। ठीक, तो इसका ये ग्राफ हो गया। ग्राफ की, अब इस ग्राफ की इस समीकरण से हम लोग दो चीजें बता सकते हैं। पहला तो ये बता सकते हैं किसी विलयन का जो कुल वाष्प दाब है उसके किसी एक अवयव के मोल अंश से संबंधित किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आ गया x2, या अगर इसमें हम लोग x2 की वैल्यू अगर चेंज की होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे x1 आ जाता है। तो जो टोटल प्रेशर है वो दोनों अवयव जो विलेय या विलायक है उनमें से किसी एक के मोल अंश से संबंधित किया जा सकता है। दूसरा कि किसी अवयव का जो टोटल प्रेशर है वो अवयव दो के मूल अंश के साथ रेखीय रूप से परिवर्तित होता है। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अवयव दो का ये वाष्प दाब है, इसके साथ वो भी रेखीय रूप से परिवर्तित होगा। अगला क्या हम लोग कर सकते हैं इस फार्मूले से कि शुद्ध अवयव एक व दो के वाष्प दाब पर निर्भर रहते हुए विलयन का कुल जो वाष्प दाब अवयव एक के मूल अंश के बढ़ने से कम या ज्यादा होता है। अवयव एक का मूल अंश अगर बढ़ेगा, ठीक है, अवयव एक का जो मूल अंश है वो बढ़ेगा या फिर घटेगा, तो उससे जो टोटल प्रेशर है वो परिवर्तित होगा, वो भी घटेगा या फिर बढ़ेगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर विलयन के साथ शांत हुए वाष्प अवस्था के संगठन का निर्धारण कि कितना उसका जो मूल अंश है वो वाष्प अवस्था में है या फिर कितना द्रव अवस्था में है, तो उसको निर्धारित करने के लिए यदि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई y1 और y2 अवयव 1 व 2 के वाष्पीय अवस्था में मूल अंश हो, तब डाल्टन के आंशिक नियम का उपयोग करने पर हम लोग ये कर सकते हैं कि P1 जो पहले वाले का जो वाष्प दाब है वो इज इक्वल टू हो जाएगा उसके मूल अंश गुणे जो टोटल प्रेशर है। ठीक, इसी तरह P2 इज इक्वल हो जाएगा y2 इंटू जो उसका टोटल प्रेशर है। ठीक है, या मान लें कोई I अवयव है जिसका हमको पता करना है, तो हमको हो जाएगा कि प्रेशर ऑफ I, ठीक है, इज इक्वल टू उसका जो मूल अंश है और टोटल जो विलयन का प्रेशर है। तो इससे हम लोग निर्धारित कर सकते हैं कि उसका कितना मोल जो है वो द्रव अवस्था में है, कितना वाष्प अवस्था में है। ठीक है, अब राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम, दोनों नियमों में हमने देखा क्या कि जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है किस पे, मूल अंश पे। लेकिन दोनों के नियम में बस अंतर क्या था कि राउल्ट का नियम वाष्पशील द्रवों के लिए था, जबकि हेनरी का नियम गैसों के लिए था। ठीक है, कि राउल्ट के नियमानुसार कि किसी विलयन में उसके वाष्पशील घटक का वाष्प दाब जो है वो होता है Pi = xi × P0 π। ठीक, जबकि हेनरी के किसी द्रव में अगर किसी गैस के विलयन के प्रकरण में गैसीय घटक मान लेते हैं कि इतना वाष्पशील है कि वह गैस के रूप में ही रहता है। ठीक, किसी द्रव में गैस के विलयन के प्रकरण में मान लेते हैं कि किसी द्रव में हम लोग गैस कर रहे हैं और वो गैसीय घटक जो इतना वाष्पशील है वो गैस रूप में ही केवल रहता है, तब उसकी घुलनशीलता हम लोग हेनरी के नियम से देंगे।
हेनरी का नियम कहता है कि जो प्रेशर है इज इक्वल टू pH इनटू गैस होगा, यानी कि वो भी मोल अंश से समानुपाती होगा। अब यहाँ पे अगर हम दोनों को नियम देखें, राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम देखें, तो वास्तविक घटक अथवा गैस का आंशिक दाब जो है विलयन में उसके मूल अंश के, यहाँ पे अगर देख रहे हैं हम लोग कि वास्तविक घटक का, ठीक है, वास्तविक घटक अथवा गैस का जो आंशिक दाब है वो विलयन में उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। दोनों में अंतर केवल कितने का है, इसमें P नॉट I लगा हुआ है, इसमें PS लगा हुआ है, ठीक है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो राउल्ट का नियम है, ठीक है, राउल्ट का जो नियम है वो हेनरी के नियम की एक विशेष परिस्थिति है जिसमें pH की वैल्यू P नॉट I के मान के बराबर हो जाता है। तो यह राउल्ट के नियम, ये हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है, ठीक। बस आज के लिए इतना ही, बाकी का जो पार्ट है वो हम लोग